नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सबका मोटर फाइनेंस। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और मुझे ये कहा जा रहा था कि आप एक पीपीएफ के ऊपर डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज हम पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, पीपीएफ को एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है भारत में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है और गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं इस स्कीम के ऊपर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हर क्वार्टर इस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल तो सकता है, बट जो भी मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट कहेगी, वो हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा म्यूचुअल फंड की तरह कि ये ऐसा भी हो जाए कि ये पैसा जीरो हो गया हमारा या ये पैसा 10 गुना हो गया। नहीं, ना तो ये पैसा 10 गुना हो सकता है, ना ये पैसा जीरो हो सकता है। लेकिन हमें इसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से फिक्स इनकम मिलेगी अपने रिटायरमेंट के लिए। यानी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम बनाई थी, ये आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास सर्विस क्लास लोगों के लिए बनाई थी। ताकि जैसे हम जैसे जो प्राइवेट सर्विस करने में लोग होते हैं, उनके पास पेंशन तो होती नहीं। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक ऐसी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम एक स्कीम दे दें, जिससे कि जो मिडिल क्लास बंदा है उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करे तो उसकी रिटायर्ड लाइफ को अपनी अच्छे से जी सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी। ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, और इसका जो है आगे क्या क्या हमें इसके और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारा पीपीएफ में है, इसमें हमारे पास जो भी हमें लास्ट में अमाउंट मिलता है वो हमारा इंटरेस्ट फ्री होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आज एक पैसा इन्वेस्ट किया, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर जो नॉर्मली जो है एफडीज वगैरह में हमारा इनकम टैक्स लग जाता है। बट पीपीएफ में इस इंटरेस्ट अमाउंट पे हमारा कुछ भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे बड़ा ये फायदा है हमारे पीपीएफ का एफडी से, एफडी के ऊपर। क्योंकि एफडी में अगर हम 30% की स्लैब में आ जाते हैं, तो एफडी में हमारे इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर बहुत सारा टैक्स चला जाता है और हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें पीपीएफ की, तो इसमें कुछ भी हमारा टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इस पीपीएफ अमाउंट को कौन खोल सकता है। तो दोस्तों, कोई भी एज लिमिट नहीं है। एक छोटा बच्चा से लेकर कोई भी बुजुर्ग आदमी आदमी तक इस पीपीएफ अकाउंट को खोल सकता है। लेकिन हाँ, अगर एक बच्चा खोलेगा तो उसके साथ एक गार्डियन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में जैसे अगर हम एलआईसी कोई लेते हैं, कोई अगर हमने सपोज करो 1 लाख रुपए ईयरली के बेसिस पे कोई एलआईसी स्कीम दी या और भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दी, तो उसमें क्या होता है कि हमें हर साल लाख रुपया डिपॉजिट करवाना ही करवाना है। अगर किसी साल हमारा कोई खर्चा फालतू आ जाता है, तो हमें या तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, या फिर हमें वो पॉलिसी को बंद करवाना पड़ेगा और उसको लॉस में खत्म करना पड़ेगा। बट पीपीएफ के केस में ऐसा नहीं है। पीपीएफ में हम मिनिमम 500 रुपये एक साल में हमें डालना जरूरी है, और मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास किसी साल पैसे कम है तो मैं 500 रुपये तक के मिनिमम अमाउंट तक भी डाल सकता हूँ, और 1.5 लाख तक तो मैं डाल ही सकता हूँ। और ये मेरा सारा पैसा जो है, इसका मुझे इनकम टैक्स रिबेट मिलता है 80C के अंदर में। यानी कि जो हम सेविंग्स करते हैं, जो हमारी सेविंग्स के ऊपर हमें टैक्स रिबेट मिलती है, वो भी हमारा पीपीएफ अमाउंट के ऊपर हमें मिलता है, जो कि अभी 1.5 लाख रुपए है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये एक छोटा बच्चा भी खोल सकता है गार्डियन के नाम के ऊपर। बट जो ये लिमिट है 1.5 लाख रुपए जो मैं कह रहा हूँ, वो लिमिट कैसे होगी कि अगर जैसे मेरा एक बेटा है, तो मैं अपने बेटे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खोल लेता हूँ और मैं अपने नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खोल लेता हूँ। तो मेरे पीपीएफ अकाउंट प्लस मेरे बेटे के पीपीएफ अकाउंट, दोनों में मिलाकर जो अमाउंट है, वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर मैं डिपॉजिट नहीं करवा सकता। अगर मैं करवा दूंगा तो फिर उस अमाउंट पे मुझे जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम माइनर के साथ अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो हमें उस दोनों अकाउंट्स में मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं डालना है। और दोस्तों, जो पीपीएफ अकाउंट है, वो एक बंदे का एक ही हो सकता है। अब एक बंदे का एक ही होने का मतलब क्या है? दोस्तों देखिए, हम पीपीएफ अकाउंट जो है बहुत जगह खोल सकते हैं। जैसे कि मैं पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकता हूँ, मैं बहुत सारे नेशनलाइज बैंक में खोल सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूँ, तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में अपना मैं पीपीएफ अकाउंट खोल सकता हूँ। अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूँ, तो प्राइवेट बैंक में जैसे कि हमारा एक्सिस बैंक, हमारा एचडीएफसी बैंक, हमारा आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में
मैं उदाहरण के तौर पे अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकता हूँ। बट अगर मैंने ये बैंक अकाउंट की तरह नहीं है कि मैं चाहे मैं एक्सिस में भी खोल लिया, एक अकाउंट एक्सिस में खोल लिया, एक अकाउंट मैंने एसबीआई में खोल लिया और एक अकाउंट मैंने अपना पीएनबी में खोल लिया। मैं अगर अपना पीपीएफ अकाउंट खोल लेता हूँ एसबीआई के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं और कहीं अपना पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता हूँ। हाँ, ये अकाउंट ट्रांसफर जरूर करते हैं, जैसे कि मैंने अपना एक पीपीएफ अकाउंट खोला पोस्ट ऑफिस में, लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यार पोस्ट ऑफिस में तो मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर का मौका नहीं मिल पा रहा है, या ऑनलाइन उतना अच्छा मैं देख नहीं पा रहा हूँ पीपीएफ को पोस्ट ऑफिस में। तो अगर मैं बैंक में चाहूँ तो बैंक में अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकता हूँ। जो मेरा पहले वाला जो खुला अकाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, बट नया नहीं खुलेगा। तो एक ये बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन खोल सकता है। जैसे कि एक और इसमें क्लॉज ये आ जाता है कि जब मैंने अकाउंट खोला तब तो मैं इंडियन सिटीजन था, पर बाद में मैं एनआरए हो गया। तो अगर बाद में मैं एनआरए हो जाता हूँ तो मेरा ये अकाउंट कंटिन्यू हो सकता है, बट वो 15 साल तक कंटिन्यू होगा। उसके बाद मुझे ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ठीक है। और पीपीएफ अकाउंट हमारा जो है वो ज्वाइंट अकाउंट नहीं हो सकता, वो इंडिविजुअल नेम में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नेम में ही हो सकता है। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी और अपनी वाइफ के नाम पे एक ज्वाइंट अकाउंट खोलूँ पीपीएफ अकाउंट, तो वो मैं नहीं खोल सकता हूँ। मुझे अपना अकाउंट अलग और अपनी वाइफ का अकाउंट अलग खोलना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें लॉकिंग पीरियड क्या है। तो दोस्तों इसमें 15 साल का लॉकिंग पीरियड है। तो यानी कि मेरा जो पीपीएफ अकाउंट है वो 15 साल के लिए होता है। बट अब ये 15 साल में छोटा सा क्लॉज है। वो क्लॉज क्या है, एक चीज समझिए, अगर मैं अपना अकाउंट जो है 1 अप्रैल को खोल लेता हूँ, तो मैं अपना अकाउंट 15 साल के लिए खोल रहा हूँ। पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपना अकाउंट जो है अप्रैल में ना खोलकर मई में खोलता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने मई में खोला होगा तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, वो जो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर है वो 0th ईयर में काउंट होगा। यानी कि वो मेरा ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस टाइम ड्यूरेशन पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा। लेकिन अगर मैं करूँ कि मेरा पीपीएफ का मैच्योर कब होगा, तो जीरो, ये जो मेरा पहला 0 साल था, 0 + 15 ईयर्स पे होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरा पहला साल पहले फाइनेंशियल ईयर से मतलब से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी खोलता हूँ, तो मेरा जो पहला साल काउंट होगा वो मेरा 1 अप्रैल अगले साल से काउंट होगा। और वो वाला जो साल था मेरा वो 0th ईयर में काउंट हो जाएगा। बट हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है। तो अब लेकिन इसमें एक और क्लास भी है। सपोज करिए कि मुझे अब इस 15 साल के पहले कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो अगर सपोज करिए कि मुझे अभी तीसरे या चौथे साल में ही जरूरत पड़ गई, तो अगर तीसरे साल में जरूरत पड़ती है तो पीपीएफ अकाउंट मेरे को फायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि 0 से 3 ईयर्स तक मुझे जो है वो लोन नहीं मिल सकता। लेकिन थर्ड ईयर से लेकर 6th ईयर तक, 3 to 6 ईयर्स पे भी मुझे लोन मिल पाएगा। अब लोन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो समझते हैं। सपोज करिए मैं 4th ईयर में हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 4th ईयर में हूँ तो मैं लोन के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। अब लोन के लिए मैं एलिजिबल हो गया तो सपोज करिए कि मैंने पहले साल में 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया, दूसरे साल 1.5 लाख और तीसरे साल 1.5 लाख। यानी मैंने तीन सालों में 1 + 1.5 + 1.5 टोटल 4 लाख रुपए डिपॉजिट किए। और अगर मुझे चौथे साल पे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो मैं जो अपना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा 3 सालों तक का, उसका 25% यानी 4 लाख रुपए का 25%, जो कि 1 लाख रुपए होता है, उस 1 लाख का लोन ले सकता हूँ। ठीक है। अब अगर यही बात करते हैं कि मुझे 5वें साल पे जरूरत पड़ती है और मैंने 4 साल तक पैसा जमा कराया, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 साल तक 1.5 लाख 1.5 लाख जमा कराया, यानी कि मैंने इन ऑल 6 लाख रुपए जमा करा दिए, तो मैं 6 लाख का 25% यानी कि 1.5 लाख का लोन ले सकता। ठीक है। और तो मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, जो भी उस टाइम का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका +1%। यानी कि अगर मुझे आज की बात करें तो 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 1% यानी 8.1% के ऊपर मुझे लोन मिल जाएगा। तो ठीक है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे हमें इस पैसे पे लोन भी मिल जाता है। अब ये तो बात हुई लोन की। अब 3 से 6 साल तक मैं लोन ले सकता हूँ, बट क्या मैं पार्शियल विड्रॉल भी कर सकता हूँ? तो दोस्तों हाँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। अब ये तो बात हुई लोन की। अब 3 से 6 साल तक मैं लोन ले सकता हूँ।
आफ्टर दैट मैं विड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जरूरत पड़ती है 7वें साल पे, 7वें साल में मुझे जो है पैसा चाहिए, तो जो भी मैंने अमाउंट 6 सालों तक डिपॉजिट किया है उसका 50% मुझे जो है वो मैं पार्शियल विड्रॉल कर सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ें, तो अगर मैंने 6 सालों तक 1.5 लाख रुपए जमा कराया है, यानी अगर मैं 6 साल में 9 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देता हूँ, तो 7वें साल पे अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे इस 9 लाख का 50%, विच इज इक्वल टू 4.5 लाख, मुझे 4.5 लाख रुपए का अमाउंट मैं विड्रॉ कर सकता हूँ अपने पीपीएफ से। तो दोस्तों, पीपीएफ जो है 6ठे साल के बाद हमारे एक इमरजेंसी फंड की तरह भी काम कर सकता है। जैसे चल इसके लिए हम इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे, इसमें आगे भी मेरे पास एक दो पॉइंट्स हैं, तो पहले पीपीएफ को अच्छे से समझते हैं, तो फिर हम बात करेंगे कि हम पीपीएफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब एक सवाल आ जाता है कि हम अपना पीपीएफ अकाउंट 15 साल से पहले बंद कर सकता हूँ, या क्या मैं प्री मेच्योर क्लोजर कर सकता हूँ इस अकाउंट का। तो दोस्तों हाँ, कुछ एक स्पेशल केस में मैं कर सकता हूँ। वो स्पेशल केस क्या है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है मुझे या मेरे परिवार में किसी को, या फिर हायर एजुकेशन के लिए अगर हायर एजुकेशन चाहिए हो, इन सब दो स्पेशल केसेस में मैं इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रूफ देकर अपना पीपीएफ अकाउंट प्री मेच्योर क्लोज भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब हम जो मैं आपको पहले बात कर रहा था, इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारा एक रिटायरमेंट फंड है, ताकि रिटायरमेंट के बाद मैं जो अपनी जिंदगी है वो अच्छे से बिता सकूं। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा क्लॉज दिया है, अगर कुछ भी हो जाए, जो भी मेरा पैसा मेरे पीपीएफ में पड़ा है, दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट डेबिटर्स लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी कारणवश बैंक करप्सी भी फाइल कर दूं, तब भी मेरा जो पीपीएफ का पैसा है उसको मेरे से कोई नहीं ले सकता। अगर मैं अपने को दिवालिया घोषित भी कर देता हूँ तो मेरा पीपीएफ का पैसा मेरा ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि ये पैसा आपकी जिंदगी जीने के लिए है, आपका रिटायरमेंट लाइफ के लिए है। तो ये पैसा कहीं मेरा कोई भी मेरे से नहीं ले पाएगा, और ये पैसा मेरे पास रहेगा। तो ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो हमें पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। कुछ अपनी एक इनकम जो है हमारी, उसका हिस्सा पीपीएफ में डालना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब एक और चीज है जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, विड्रॉल कैसा है। बस एक ही लिमिटेशन है इस पीपीएफ अकाउंट में, कि मैं साल में सिर्फ एक बार विड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ साल में मैं इस जो पैसा निकाल पाऊंगा एक बार निकाल पाऊंगा। तो हमें इसको थोड़ा स्मार्टली यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम स्मार्टली यूज करते हैं तो पीपीएफ से अच्छा इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर स्मार्टली यूज करते हैं, तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं भाइयों की, जिससे क्या होता है ना, इन छोटी टिप्स से हमें अपने ही पैसे पे हमें ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, यानी हमें ज्यादा आरओआई मिल जाएगी। आप सबने सुना होगा कि भाई हमें कुछ पैसा जो है अपना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, जो कि हमें सेविंग बैंक से रखना चाहिए, या उसकी एफडी करा देनी चाहिए, जिससे मैं वो एफडी कभी भी तोड़ सकूं और वो पैसा मुझे मिल जाए। तो दोस्तों ये तो हमारी वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट। मैं 15 साल की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इसमें। उसके बाद हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, कि 15 साल के बाद अगर मैं इसको रिन्यू कराना चाहूँ तो उसके बाद मैं हर 5-5 साल के लिए इसको रिन्यू भी करा सकता हूँ। यानी कि अगर जब भी मेरे 15 साल पूरे होते हैं तो मैं उसको 5 साल और, यानी कि 20 साल के लिए, फिर 5 साल और यानी कि 25 साल के लिए, फिर 5 साल और यानी कि 30 साल के लिए मैं इसको रिन्यू करा सकता हूँ। और ये रिन्यू की कोई भी लिमिट नहीं है, मैं कितनी भी बार इसको रिन्यू करा सकता हूँ, जब तक मैं चाहूँ तब तक। ठीक है, एक ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं कि मैं कह रहा था कि इसको हम 5 साल के बाद एज सेविंग अकाउंट फॉर एन इमरजेंसी फंड भी यूज कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि पांच, मैंने आपको कहा बताया था ना कि हम इसको पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, तो यानी 6 साल के बाद जो मेरा पैसा हुआ वो मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। अगर मैं विड्रॉ कर पाऊंगा तो भाई ये पैसा तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, ऐसे तो है नहीं कि मैं इसको ऐसे भी निकाल लूंगा। तो अगर मुझे कभी इमरजेंसी पड़ती है तो एक ये मेरा पैसा है जो मैं इमरजेंसी के टाइम पे निकाल भी सकता हूँ, और उसमें मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमेशा एफडी या किसी जो इन्वेस्टमेंट से अच्छा मिलेगा, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट से अच्छा मिलेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, अगर इसको रिटायरमेंट फंड की तरह हम कह रहे हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है कि भाई हमें पैसा, हम बीमार हो सकते हैं, बीमारी के लिए पैसा चाहिए, या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो हमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए हो सकता है।
दोस्तों ये यहाँ पर अगर इसको हम वापस से स्मार्टली यूज करें, स्मार्टली का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि साल के शुरू में इसमें से पैसा निकालने के बजाय हम फाइनेंशियल ईयर एंड में इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अब इससे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें पता होता है कि हमने साल में लगभग कितना खर्च हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं मार्च में अपने अगले साल का पैसा निकाल, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास अगले मार्च तक यानी अप्रैल से मार्च तक मेरे पास पूरा टाइम फ्रेम होगा कि कभी भी मेरे ऊपर कोई भी इमरजेंसी आए, मैं बीमार होता हूँ रिटायरमेंट के बाद, या कुछ भी वाइफ वाइफ बीमार हो, या फैमिली में कुछ भी ऐसी पैसे की इमीडिएट जरूरत पड़े, तो मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है और वो बड़ा फंड होगा। मैं बड़ा फंड क्यों कह रहा हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। देखिए दोस्तों, अगर आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं जो कि अभी बहुत कम है, ये शायद बढ़ेगा भी, तो 7.1% है। और अगर मैं 15 साल तक 1.5 लाख रुपया जमा कराता हूँ, तो 7.1% के हिसाब से मुझे जो है लगभग लगभग 40 लाख रुपया मिलता है। और इसी को अगर मैं 20 साल तक यानी एक एक्सटेंशन ले लूँ, तो 66 लाख हो जाता है। और एक एक्सटेंशन और लेने पे लगभग ये अमाउंट 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा अमाउंट, यानी कि 1 करोड़ रुपया मेरे पास पड़ा है, और 1 करोड़ का 50% लगभग 50 लाख रुपए होते हैं। तो 50 लाख रुपया ऐसा है कि अगर कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए रिटायरमेंट के टाइम पे, तो मैं 50 लाख रुपया निकाल सकता हूँ। और उस पे मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कम इंटरेस्ट मिल रहा है या मुझे कुछ और करना है, उस अमाउंट पे मुझे जो है 7.1% आज की डेट में, या उस टाइम पे जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर मुझे पैसा मिलेगा। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एफडी से जरूर अच्छा होगा। हमेशा जो आपका पीपीएफ का पैसा है वो एफडी से अच्छा रहता है। तो दोस्तों यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपने पैसे पे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं और अपनी इमरजेंसीज को भी केटर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी आज की टिप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी और अच्छी जानकारी लेने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।